Good morning, everyone. We are very pleased to have Mr. Abhishek Barwal here. He has secured rank 1 in the recent HPS examination. और आज ये शिमला से हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं। वेरी वार्म वेलकम मिस्टर अभिषेक। और जो है आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े और आप बच्चों को जो है इधर गाइड करने के लिए हमारे पास आए। तो प्लीज मिस्टर अभिषेक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हियर। First of all, very good morning, sir. I am Abhishek. I basically belong to district Mandi, but recently we're living in Shimla. So I graduated from NIT Hamirpur in 2015. I'm basically an electrical engineer, and thereafter I worked in Tata Power for 2 years. Then I resigned from Tata Power and started preparing for civil services. And I currently am working as an assistant conservator of forests as an HPFS officer in government of Himachal Pradesh. And sir, I got first rank in Himachal Pradesh Administrative Services. ऑल राइट अभिषेक, थोड़ा सा अपना जो आपका स्कूलिंग रहा है ना, उसके बारे में बताइए कि कहाँ से आपका स्कूलिंग रहा है और जो है पेरेंट्स ने कैसे आपको जो है मोटिवेट किया इस एग्जामिनेशन के लिए, या क्या आपकी जो मोटिवेशन की इंस्पिरेशन थी कि किसने आपको इस एग्जामिनेशन की तरफ ढाला आपको। सर स्कूलिंग मेरी डिफरेंट स्कूल से हुई है। जहाँ जहाँ पापा की ट्रांसफर होती थी वहाँ वहाँ मेरे स्कूल्स चेंज होते थे। जैसे कार्मल कॉन्वेंट स्कूल नाहन था, सेंट मेरी स्कूल सुंदरनगर था, देन डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर था। तो उसके बाद सर फिर कॉलेज में आ गए। कॉलेज भी मेरा हमीरपुर से हुआ है। तो उसके बाद सर पेरेंटल बैकग्राउंड में सर मेरे फादर एचपी गवर्नमेंट थे, एचपी गवर्नमेंट में थे। तो वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रिटायर हुए विजिलेंस हेडक्वार्टर से। और सर मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। और सर मेरी सिस्टर हैं, वो फिलहाल सिविल जज धर्मशाला में पोस्टेड हैं। जी सर। हाँ जी। अच्छा अभिषेक, जो है आपने जैसे 2015 में अपना बीटेक कंप्लीट किया, देन यू वर्कड इन टाटा। तो उसके जी बाद जो है आप कैसे इस पेपर की तरफ आपका रुझान आया है और कब आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। सर टाटा पावर में जैसे ही हमने ज्वाइन किया था तो वहाँ पे इंडक्शन प्रोग्राम होता था। तो इंडक्शन प्रोग्राम में सर हमारे को दे यूज्ड टू टेक अस टू जो स्लम और झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स होते थे वहाँ पे लेके जाते थे अंडर सीएसआर, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी उस प्रोग्राम के अंडर। तो सर वहाँ पे मैंने देखा था, वहाँ पे जो बेसिक कम्युनिटीज थी, बेसिक फैसिलिटीज थी, वो अवेलेबल नहीं थी लोगों के लिए। तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स थी वहाँ पे मैंने पता किया था, उनके पास पहुंच नहीं रही थी वो। और सर मतलब उनकी बिल्कुल पैथेटिक कंडीशन थी, सैनिटेशन नहीं था वहाँ पे। तो वहाँ पे वो सब चीज़ें मैंने डिस्कस की, अपनी फैमिली मेंबर से डिस्कस की, फादर से, मदर से, अपनी सिस्टर से। तो उन्होंने बोला कि आप मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी करो, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि यू विल हैव द फाइनेंशियल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, कि आप जो डाउन टोडन सोसाइटी है उनकी थोड़ी हेल्प कर सकें, उनको अपलिफ्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल सर कोई गवर्नमेंट स्कीम है वो उनकी तरफ नहीं पहुंच पा रही है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं लैग कर रहा है। तो इफ मतलब अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आएंगे और मतलब जो मतलब अपने तरफ से जो भी मतलब एफर्ट डालेंगे, तो वो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो उनकी तरफ जाएगी और उनकी अपलिफ्टमेंट में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आई शुड कम टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज उसके बाद। राइट राइट राइट, नहीं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कि आपने जो है अपने आसपास के एनवायरनमेंट और समाज से ही जो है ये मोटिवेशन आपको मिली कि आप इस फील्ड में उतर सकते हैं और कुछ बेहतर भी कर सकते हैं, है ना। जी तो सर। अच्छा, जब आपने ये निर्धारित ही कर लिया कि अब मेरे को जो है अपना अभी करंट प्राइवेट जॉब को छोड़ के अब सिविल सर्विसेज की तरफ चले जाना चाहिए, तो आपने अपनी तैयारी का तरीका किस तरह से रखा? क्या आपने कोचिंग करी, क्या आप सेल्फ स्टडी के माध्यम में गए? तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में प्लीज बता दीजिए। सर मैंने कोचिंग की थी, 3-4 महीने के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी दिल्ली में। तो बट उसके बाद मैंने मतलब कोचिंग जाना छोड़ दिया था, लेकिन ऑप्शनल की मैंने कोचिंग कंटिन्यू करी थी। ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस था उस टाइम पे, उसके लिए मैंने कंटिन्यू रखी थी। लेकिन सर जीएस की मैंने कोचिंग बीच में छोड़ के सेल्फ स्टडी पे फोकस किया था। ओके ओके। तो जब आपने सेल्फ स्टडी से इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया, तो जैसे आपका एग्जामिनेशन के दौरान ही, इस प्रिपरेशन के दौरान ही आपका एसीएफ भी आपने इसी साल जो है क्वालिफाई भी कर लिया। अच्छा, कुछ विद्यार्थी हैं जैसे वो तैयारी अभी कॉलेज पास आउट कर रहे हैं या जिनको 1-2 साल हो गए हैं पास आउट किए हुए, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि जो है अगर किसी को तैयारी भी करनी है तो क्या तरीका रखना चाहिए उसे तैयारी करने में, ताकि ये प्रिपरेशन जो है थोड़ा सा कट शॉर्ट हो जाए
और रिजल्ट जल्दी ही उसके लिए यील्ड हो जाए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कोई भी एग्जाम की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, दे शुड गो फॉर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उनको कलेक्ट करें, उनको एनालाइज करें कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। फिर सिलेबस तो ऑब्वियसली सर देखना पड़ता है कि सिलेबस में क्या है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देख के कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी बुक लिस्ट तैयार करनी चाहिए। और सब बुक लिस्ट नॉर्मली अवेलेबल है, जो बिल्कुल स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होती हैं। मतलब इफ वी पर्टिकुलरली टॉक अबाउट ये एचपीएस, तो उसमें तो पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम होती है, जो बिल्कुल बेसिक टेक्स्ट बुक है। गूगल सर्च करने पे बिल्कुल सेम वही टेक्स्ट बुक्स आती हैं। तो उसको बार बार कंटिन्यूसली रिवाइज करेंगे। मतलब एक बार रिवाइज करने पे सर इतना दिमाग में नहीं घुसता है। उसको नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे और चीजें जाएंगी, उसको और बार रिवाइज करेंगे तो और चीजें दिमाग में जाएंगी। और प्लस सर उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर हम पर्टिकुलरली एचपीएस की बात करें, तो उसमें प्रीलिम्स निकालना तो आपके नॉलेज से प्रीलिम्स निकल जाएगा, लेकिन जो मेंस निकालना है उसके लिए सर नॉलेज के साथ साथ आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स भी बहुत मैटर करती हैं। तो उसको सर कंटिन्यूसली प्रीलिम्स के साथ साथ अगर मैनेज करेंगे, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी करेंगे और आंसर राइटिंग साथ साथ में करते रहेंगे, तो वो आई थिंक सर उससे ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेगा और ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। बेटर रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, जो सबसे बड़ा, जैसे जब विद्यार्थी बिल्कुल नया होता है, तो जैसे हमें बुक लिस्ट हमें इंटरनेट से मिल जाती है, बुक लिस्ट की समस्या नहीं है ना, जैसे आपने बताया कि रेडिली अवेलेबल है। बुक लिस्ट मिलने के बाद भी, है ना, किताबें मिलने के बाद भी जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि नोट्स किस तरह बनाएं। ये जनरली बहुत बच्चों का रहता है कि सर हमें ना नोट्स मेकिंग नहीं आ पा रही, हमें नहीं पता चल रहा करंट अफेयर को कैसे इनकॉर्पोरेट करें, अखबार कैसे पढ़े। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में प्लीज बता दीजिए कि कैसे जो है हम अपने नोट्स को बेहतर बना सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सर नोट्स तो कुछ किताबें ऐसी हैं जिनके नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है, जैसे लक्ष्मीकांत होगी, स्पेक्ट्रम होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी कंसाइज फॉर्म में है और ऑलरेडी उसी को हर पेज को रिवाइज करना पड़ेगा, तभी मतलब यू विल बी एबल टू रिकॉल इन एक्चुअल एग्जामिनेशन। लेकिन हम्म। बाकी सब है, जैसे मेंस है, सर नोट्स का फॉर्मेट मेरे हिसाब से एक A4 शीट होनी चाहिए। उसमें बिल्कुल कंपार्टमेंटलाइज करना चाहिए उसको, मतलब सर फोल्ड करके बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में बिल्कुल क्रिस्प उसमें लिखना चाहिए, ताकि एक ही पेज में आपका बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो उससे फायदा ये होता है सर कि लास्ट टाइम रिवीजन करना होता है लास्ट मोमेंट पे, तो एक ही पेज पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट लिखा होगा। वो इतना शॉर्ट होना चाहिए कि सिर्फ आपको ही समझ आना चाहिए, वो जो मेरा मानना है। तो इतना बिल्कुल शॉर्ट होगा तो वो लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। और सर मेंस में जैसे पता ही है सर, लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं। तो वो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स होंगे तो ही विल बी एबल टू रिवाइज एंड ही विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर इन मेंस एग्जामिनेशन। तो मेरा राइट। मानना है कि जो भी नोट्स मतलब किताब पढ़ रहे हैं, उसको बिल्कुल क्रिस्प मैनर में बिल्कुल एक ही पेज में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा। अच्छा, जब हम नोट्स भी बनाते हैं इस प्रकार से, तो सबसे, जैसे आपने बताया कि क्रिस्प होने चाहिए, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एक ही पेज में कैरी हो तो रिवाइजेबल है। लेकिन जब नोट्स मेकिंग हम स्टार्ट भी करते हैं एज अ प्रोसेस ना, और जब हम बिल्कुल नोवाइस हैं, बिगनर हैं, तो उस टाइम मुझे लगता है कि इस तरह के शायद नोट्स जो है वो फाइनल में आते हैं, फाइनल टच उन पे इस तरह से पहुंच पाता है। तो हमें शुरू से ही इसी तरीके से नोट्स मेकिंग में चले जाएं, या थोड़ा सा पहले, है ना, थोड़ा जब इनिशियली जब हम नोट्स बनाते हैं वो बल्कि होते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उन्हें फिर शायद क्रिस्प करते हैं, कुछ इस तरह से हमें करना चाहिए। सर मेरा मानना है फर्स्ट रीडिंग में कभी भी नोट्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि उसमें फिर मैक्सिमम चीजें आप लिखने लग जाते हैं। अपने नोट्स लिखने लग हम्म। जाते हैं। बट हम्म। मतलब सेकंड रीडिंग में, थर्ड रीडिंग में अगर आप नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, तो वो अपने आप आपको वो कैच कर जाएगा कि कितना चीज इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे सर मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मेरा इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स होते थे, वो कुछ पीडीएफ, जो असली इकोनॉमिक सर्वे हिमाचल का होता था, वो पीडीएफ कुछ 300 साढ़े 300 पेज का शायद होता था। तो वो मेरा सर 5 पेज में, मतलब अच्छा। बोथ साइड्स 5 पेज में बिल्कुल क्रिस्प में सारा इन्फॉर्मेशन उसमें होता था। और मैक्सिमम जो मैंने ये नोटिस भी किया है, जो प्रीलिम्स में होता है, मेंस में होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी नोट से आता है, क्योंकि वो धीरे धीरे आपको पता लग जाता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज स्किप करनी है। तो इसलिए हम्म। सर इतना कंसाइज होना चाहिए कि जो मेरा 250 पेज था हम्म। इकोनॉमिक सर्वे में, वो मेरा 5 पेज में आ गया, हाँ, सिर्फ तो नोट्स में वो इतना। रिवाइजेबल हो गया अब। बिल्कुल, वो सर 1 घंटे के अंदर अंदर 5 पेज सारे रिवाइज हो जाएंगे सर वो। बिल्कुल। और हाँ। मेरा ये था सर, जो मैं प्रीलिम से पहले जाता था वो 5 पेज लेके जाता था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था मैक्सिमम क्वेश्चंस बजट और इकोनॉमिक सर्विस से भी आएंगे। और पॉलिटी, लक्ष्मी और ये मॉडर्न हिस्ट्री तो है ही, लेकिन तो मैं उस 5 पेज को मैं पेपर से पहले भी लेके जाता था, और तुरंत उसको आधे पौने घंटे में रिवाइज करके, और वो बहुत बेनिफिट करता था सर एग्जाम में। ओके। ओके।
अच्छा, जैसे हिमाचल स्पेसिफिक जो करंट होता है जिसके बारे में बच्चे बहुत पूरे साल ना चिंता करते रहते हैं कि हिमाचल स्पेसिफिक करंट कैसे पढ़े, तो उसके लिए क्या जो है ठीक रहना चाहिए, चाहे वो प्रीलिम्स का हिमाचल स्पेसिफिक करंट हो या मेंस का हिमाचल स्पेसिफिक करंट हो? सर हिमाचल स्पेसिफिक करंट मोस्टली तो इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं तो यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं, जैसे सिविल हम्म स्टेप पे होती है, एक हम्म O2 IAS एकेडमी करके है, हम्म उसमें भी होती हैं, तो वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, वो मंथली कंपाइलेशन के साथ भी दे देते हैं या फिर वीकली कंपाइलेशन के साथ दे देते हैं, तो वहाँ से आप वीडियो से कर सकते हैं। अदरवाइज इकोनॉमिक सर्वे मेरे को लगता है सर दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मोर देन और सर। अगर उसको सप्लीमेंट करना है तो सर वो वीडियोस देख के हम उसको इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स में या फिर सेपरेटली नोट्स बना के उसी में हम एडजस्ट कर सकते हैं सर। राइट उसके लिए राइट। स्पेसिफिकली सर हिमाचल की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, मुझे नहीं लगता कि न्यूज़पेपर पढ़ के ज्यादा कुछ प्रीलिम्स में फायदा है, फायदा होता लेकिन है। मेंस में ऑब्वियसली सर एडिटोरियल्स पढ़ना तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी पर है। प्रीलिम्स स्पेसिफिक अगर करंट अफेयर्स देखने तो सर वो इकोनॉमिक सर्वे प्लस जो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल होती हैं सर। क्योंकि मैं इसलिए आपसे जैसे स्पेसिफिकली पूछा क्योंकि फिर आपके वर्ड्स अब जो है वेट कैरी करते हैं, क्योंकि जनरली बच्चे पूरे साल चिंतित रहते हैं, हम उनको बोलते हैं कई बार यार सर्वे बजट पढ़ लो बहुत है, लेकिन वो फिर यस जो सर। है अलग दिव्य हिमाचल भी पढ़ेंगे, अमर उजाला भी पढ़ेंगे, है ना, हिमाचल दर्पण भी पढ़ेंगे, तो सारे अखबार पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम एनालाइज करें पिछले करंट अफेयर्स के पैटर्न को तो आता नहीं है उस प्रकार का करंट यस पेपर, है ये ना। सब मैंने ये सब कभी नहीं पढ़ा, ये दिव्य हिमाचल, ये हम्म जो भी मतलब न्यूज़पेपर्स होते हैं, बट जी। एवरी टाइम मतलब प्रीलिम्स में मेरा स्कोर अच्छा रहा है। इस बार भी अराउंड 140 मार्क्स थे, लास्ट ईयर भी अराउंड 120 मार्क्स थे, तो हम्म। प्रीलिम्स में हमेशा स्कोर अच्छा रहा है। मेरा मेन सोर्स करंट अफेयर्स के लिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे रहता था, और जो वीडियो सर 5-6 महीने की वीडियोस कंपाइलेशन होती थी वो रहता था। राइट राइट। अच्छा, हिमाचल स्पेसिफिक जो जीके होता है, एक तो प्रीलिम्स का हो गया हिमाचल स्पेसिफिक जीके जो हमारे 20 से 25 सवाल आते हैं, है ना, और यस सर। हिमाचल जीके, ऐसा ही एक मेंस में हिमाचल जीके, तो इन यस दोनों की क्या हम लोगों को क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए या क्या सोर्सेज रखने चाहिए इनको कवर करने के लिए? प्रीलिम्स स्पेसिफिक तो जगमोहन बलोकरा करके एक बुक आती है सर, वो हम्म। सभी एस्पिरेंट्स को पता होता है सर। उसके हम्म। अलावा मैंने डॉक्टर अकेडमी की एक बुक आती है सर, बिल्कुल। वो जी जी प्रीलिम्स के लिए, करते तो वो मैंने रेफर की थी सर। प्रीलिम्स के लिए भी यही बहुत मोर देन सफिशिएंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से कवर अप हो जाते हैं। आप उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे बजट तो है ही। बिल्कुल। और सर मेंस की अगर बात की जाए तो उसमें टॉपिक स्पेसिफिक अगर गूगल सर्च करें सर, गूगल सर्च करेंगे वहाँ पे गवर्नमेंट स्पेसिफिकली गवर्नमेंट वेबसाइट में भी जाएंगे, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, फॉरेस्ट पॉलिसी है, इको टूरिज्म पॉलिसी है, टूरिज्म पॉलिसी है, ये सर गवर्नमेंट वेबसाइट में सारी अवेलेबल है। तो हम्म गूगल सर्च करके गवर्नमेंट वेबसाइट्स में जाके उसका बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना के, जैसे मैंने बताया बिल्कुल ही शॉर्ट नोट्स हम्म बना के हम्म। वो अगर बना लेंगे तो वही रिवाइज करके लास्ट डे भी रिवाइज करके एकदम से मेंस में बिल्कुल रिकॉल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से गूगल सर्च करके ही मेनली उसका कवर अप कर सकते हैं। बाकी जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है सर मेंस में, वो अगेन बलोकरा से कवर अप कर सकते हैं। लोग पैसे कवर कर सकते हैं, राइट, बिल्कुल जी ठीक है। अच्छा, जो जैसे लेट सपोज जो है हम जो अब जैसे एक विद्यार्थी ने शुरू किया, आपने बताया कि नोट्स मेकिंग का तरीका हो सकता है कि पहले थोड़ा पढ़ो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी वो सेंस डेवलप हो जाएगी, आपके नोट्स क्रिस्प होंगे जब आप बनाएंगे, है ना। फिर यस यस एचपीजीके के ऊपर हमने बात करी, करंट पे बात करी, फिर जब बच्चा थोड़ा सा जो है 5-7 महीने 8 महीने हो गए तैयारी में, अब उसे लगता है यार आंसर राइटिंग भी अब मुझे करनी चाहिए, तो आंसर यस राइटिंग कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाती, शायद मुझे लगता है कि वो इनर्शिया होता है हमारे अंदर ना आंसर राइटिंग को लेके, तो यस। उसको कैसे, इस हिकअप को, इस मेंटल ब्लॉक को ओवरकम करना चाहिए और आगे भी आंसर राइटिंग को कैसे फिर लगातार परस्यू करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा जो है विस्तार में प्लीज बताइए। सर एक चीज मैंने नोटिस किया है स्टूडेंट्स में, एस्पिरेंट्स में जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनका मेन मोटिव होता है प्रीलिम्स क्लियर करना, बट हम्म उनको आगे इतना आइडिया नहीं होता है कि जब तक मेंस क्लियर नहीं होगा, जब तक इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, जब तक सिलेक्शन नहीं होगी। लेकिन हम्म मैक्सिमम लोग लगे होते हैं सर प्रीलिम्स के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करना, प्रीलिम्स के लिए सोर्सेज गैदर करना। लेकिन सर मेरा मानना है अगर प्रीलिम्स से पहले ही अगर मेंस की तैयारी हो जाए, मेंस की नोट्स बन जाए, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की नोट्स बन जाए, तो प्रीलिम्स के बाद जैसे ही आप कंफर्टेबल स्कोर पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद सिर्फ रिवीजन की वो हम्म रह जाती है। हम्म क्योंकि अगर सर प्रीलिम्स के बाद हम मेंस के नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, तो इट वोंट बी पॉसिबल कि मतलब 99% में पॉसिबिलिटी नहीं है कि मेंस अच्छा होगा। तो हम्म मेरा मानना है सर पहले प्रीलिम से पहले ही सारे नोट्स बन जाएं, प्रीलिम से पहले ही आंसर राइटिंग स्टार्ट कर जाएं। और हम्म जहां तक सर थोड़ी झिझक की बात है सर, वो तो स्टार्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट आंसर लिखना पड़ेगा, किसी ना किसी से चेक कराना पड़ेगा।
चाहे वो किसी अच्छे टीचर से चेक कराएं या फिर अपने किसी फ्रेंड से चेक कराएं। जैसे सर मैं अपने फ्रेंड से काफी क्वेश्चन चेक कराता था। आप जैसे अपने मेरे फ्रेंड, अपने अपने फ्रेंड्स के प्लीज यहाँ नाम भी लीजिए, क्योंकि अब तो सारे जो है उनमें से काफी लोग आपके साथ सर्विसेज में भी हैं और काफी सारे अबाउट टू सेलेक्ट हैं, तो प्लीज उनके बारे में भी बताइए। सर मेरे दिस इज प्रिपरेशन में जो करंटली नितिन है, फॉरेस्ट सर्विसेज में है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो सर आशीष भट्ट हैं, तो उनसे हम सिविल सर्विसेज की बहुत डिस्कशंस करते रहते थे। और मतलब हम स्ट्रेटेजी भी मिलके बनाते थे कि अ, अभी ये ट्रेंड चल रहा है, इसमें कैसे इसको कवर अप करना है, और ये ट्रेंड चल रहा है तो उसको कैसे कवर अप करना है, मेंस में कैसे इंप्रूव अपना स्कोर करना है। तो वो सर ग्रेजुअल, अगर आपके फ्रेंड सर्कल, पीयर सर्कल भी वैसा रहेगा जिसमें आपको मोटिवेशन भी मिलेगी, आपको एक दूसरे से गाइडेंस भी मिलेगी, तो वो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। तो जैसे सर स्पेसिफिकली अगर अपने फ्रेंड्स की बात करूं तो वो बिल्कुल मेंस के लिए गाइड करते थे। जैसे मेरे को, जैसे लास्ट ईयर सर मेरा कुछ और ऑप्शनल था, इस साल मैंने हॉर्टिकल्चर में स्विच किया था। तो वो भी काफी कंसल्टेशन के बाद अपने फ्रेंड से कि क्या उसके प्रोज हैं, क्या उसके कॉन्स हैं, कि अगर पॉजिटिव रहेगा तो क्या रहेगा, तो उसके कंसल्टेशन के बाद ही वो मैंने डिसाइड किया था। तो डेफिनेटली सर फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल रहता रोल है रहता है। अपनी प्रिपरेशन में। नहीं, जी बिल्कुल, सर। जैसे हम लोग प्रमोट भी करते हैं कि जैसे टीचर जो है एक क्लासरूम के अंदर एक लेवल तक ही हेल्प आउट कर सकता है, हम समझा सकते हैं बस। लेकिन उसके आगे जैसे आपने बोला कि आपस की स्ट्रेटेजी डिवाइस करना, लगातार एक दूसरे को मोटिवेट करना और एक दूसरे को अकोमोडेट भी करना, सपोर्ट करना, है ना, टाइम टू टाइम। तो वो फ्रेंड सर्कल इनफॉर्मल ग्रुपिंग जिसको बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ सभी विद्यार्थियों को बताऊंगा कि जो आपका एग्जामिनेशन है वो आपके और आपके आसपास जो सर्कल है उनका या फैमिली मेंबर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, अदर देन कि कोई आपको पढ़ा दे, है ना। तो इनको जो है आपने बहुत सीरियसली लेना है। अच्छा, अभिषेक जो है, अच्छा, लास्ट पीस ऑफ एडवाइस है ना, कि अगर हम पॉइंटर्स में बोलें कि भाई आपने जब तैयारी करनी है तो ये सारे जो है एट्रीब्यूट आपकी पर्सनैलिटी में उतार लो। जनरली हम जब तैयारी करते हैं तो शायद मुझे लगता है कि उतने सीरियस भी नहीं होते, उतनी हमारी पर्सनैलिटी में भी डेप्थ नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे हमें कुछ ट्रेड्स को एक्वायर कर लेना चाहिए जो इस तैयारी में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वो कुछ लिस्ट ऑफ ट्रेड्स आप बताइए कि किसी विद्यार्थी को ये सारी चीजें तो बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे, अपना बैकग्राउंड का बिल्कुल फिक्र किए बगैर। तो उसमें जो एस्पिरेंट है उसको अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड जो मर्जी है, कितने भी मार्क्स +1 में आए हैं, +2 में आए हैं, 10th में आए हैं, ग्रेजुएशन में आए हैं, उसको बिल्कुल उसके बारे में ना सोच के, मतलब बिल्कुल हम्म। अगर आप डेडिकेटेडली एफर्ट डालेंगे तो हम्म। डेफिनेटली आपका होगा। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है सर इसमें। हम्म। क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों को बिल्कुल लोग बिल्कुल सोचते हैं कि जो टॉपर्स होंगे, पता नहीं वो कितना मेहनत कितना कर पढ़ रहे रहे होंगे, हैं। कितना पढ़ रहे हाँ। होंगे। वो जब सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तक खुद में नहीं आएगा, हम्म। तब तक आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू परफॉर्म वेल। तो हम्म। वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है। अच्छा, इफ आई एम प्रिपेयरिंग और अगर मैं डेडिकेटेड हूँ, अगर एफर्ट डालूंगा, तो डेफिनेटली आई विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। हम्म। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है। सर उसके बाद अगर एकेडमिकली जो मैं एडवाइस करना चाहूंगा, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें, प्रीलिम्स में भी और मेंस एग्जामिनेशन में भी। क्योंकि सर जब फॉर एग्जांपल मेंस एग्जामिनेशन किसी पेपर सेटर को डालने के लिए दे रहे हैं, तो हम्म। मेरे हिसाब से लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी उसके साथ जाता है, कि इस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन सेट करने हैं। क्वेश्चन तो बनाने अगर, हैं। हम्म। जी, तो अगर सर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अगर किसी ने देखे होंगे तो वो डेफिनेटली उसको आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और किस टाइप के आंसर्स उसने लिखने हैं। वो पहले से सोच के जाएगा तो डेफिनेटली ही विल बी एबल टू परफॉर्म वेल। हम्म। तो ये एडवाइस है। और सर उसके अलावा इसमें जैसे सर एज वी नो कि द नंबर ऑफ पीपल दोज हु आर अप्लाइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, दे आर वेरी हाई इन नंबर। और दो जो एडवर्टीजमेंट होती है वो बहुत लेस नंबर ऑफ पीपल, मतलब हम्म। 4-5 जनरल की बात करें तो सीट्स रहती है। तो हाँ, उसमें बहुत बहुत लिमिटेड चांसेस है। हैं कि, हम्म। बहुत लिमिटेड है सर, उसमें बहुत चांसेस हैं कि जो बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, तो उनका फेलियर्स होने के बहुत चांसेस चांसेस हैं हैं। स्टार्टिंग अटेम्प्ट में। हम्म। तो हम्म। सर मेरा यही कहना है कि बॉक डाउन नहीं होना है फेलियर से। अपनी गलतियों को एनालाइज करना है, कि क्या गलती रहेगी इस अटेम्प्ट में, तो उसको एनालाइज करके उसको इम्प्रोवाइज करके आगे अपनी स्ट्रेटेजी बनाए
और बिल्कुल अपने लास्ट अटेम्प्ट की चिंता भी किए बिना बिल्कुल डेडिकेशन से अगले अटेम्प्ट में लग जाए और इम्प्रोवाइज करके अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे तो डेफिनेटली द रिजल्ट्स विल बी फ्रूटफुल। ये सर मेरा मेन मैसेज रहेगा नेक्स्ट एक्सपीरियंस के लिए। राइट राइट। अच्छा, एक और इसमें लास्ट में एक ऐड करते हैं कि जनरली मैंने ये पर्सनल मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हम लोग ना जैसे जब तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, सोशल ग्रुप्स क्रिएट करते हैं ताकि पढ़ाई हो, आपके पास तो इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल भी था। तो इसमें ना बहुत जो मैंने एक देखा बड़ी संभावना है, जैसे आपने बोला इस एग्जामिनेशन में मुट्ठी भर बच्चे तो क्लियर कर रहे हैं और मेजोरिटी लोग क्लियर नहीं भी कर रहे हैं, वो अपने तरीके से फिर दोबारा लाइब्रेरी जाके और दोबारा तैयारी कर रहे हैं। तो इस फेज में एक नया बच्चा आया, उसने तैयारी शुरू करी, अब वो ऐसे लोगों से मिला जो तैयारी के प्रोसेस में है, कुछ बहुत पुराने हैं कुछ थोड़े ठीक नए हैं। तो कई बार जो है मिसगाइड होने की भी बहुत इसके अंदर चांसेस रहते हैं। शायद आपने भी हो सकता है ये चीज एक्सपीरियंस करी हो कि वो लोग अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको गाइड करने लग जाते हैं फिर। तो इसके ऊपर थोड़ा सा कि ऐसे में बच्चे को जो है क्या सही सोर्स हो या कोई तो ऐसी जगह हो जहां पे वो रिलाय करके उसको फॉलो करे, अपने किसी मेंटोर को फॉलो करे, या ऐसे लोगों से को कैसे आइडेंटिफाई करके बचे। सर मेरा मेनली मानना ये है कि अगर किसी स्टूडेंट को स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पता है कि ये बुक्स मुझे हेल्प करेंगी हम्म। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन पेपर्स पता है कि हम्म। ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ये वाले इसी पैटर्न में पेपर आएगा, तो आई हम्म। डोंट थिंक सर उसको इधर उधर जाने की जरूरत है कि मुझे गाइड करिए, मुझे ये बताइए। तो हम्म। वो उसको खुद ही जजमेंट करनी है कि अपनी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं उसको कैसे पढ़ के कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लेकर आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके। अगर वो हम्म। ये सब करने में सक्षम है तो हम्म। डेफिनेटली सर उसको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मिसगाइडिंग के चांस नहीं रहेंगे। और सर अगर फिर भी अगर किसी गाइडेंस की जरूरत है सर तो वो किसी रिनाउंड टीचर को अप्रोच कर सकता है रादर देन गोइंग की जो डिफरेंट एस्पिरेंट्स हैं, तो बिल्कुल। उनके अलावा वो रिनाउंड टीचर्स के पास जा सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी खुद ही बनानी पड़ेगी सर। उनको खुद अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता होगा, जो अपनी स्ट्रेंथ्स हैं उस पे फोकस करके और अपनी वीकनेसेस पे काम करके अगर वो एग्जाम देंगे तो डेफिनेटली उनको मिसगाइडिंग के कोई चांस नहीं रहेंगे और दे विल बी एबल टू क्लियर वेरी कंफर्टेबली। राइट राइट राइट। अच्छा, चलो लास्ट थिंग कि अभी जैसे आप हम बात भी कर रहे थे कि आपको जो है काफी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर प्लीज गाइड मी और कुछ हमें बता दीजिए। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आपको लगता है कि आपको कुछ जहन में याद है पिछले 5 7 10 टाइप के क्वेश्चन जो आप जो है संक्षिप्त में जिनको जो है उनको बता सकते हैं कि ये जो है ये तरीका है अभी, ऐसे आप पढ़ाई कर लीजिए। जी सर, मोस्टली सर प्रीलिम से रिलेटेड आ रहे हैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज की थी, कौन सी सोर्सेज एचपीजीके के किए थे। सर जैसे मैंने बताया एचपीजीके के जगमोहन बलोत्रा थी, जोग्टा अकेडमी की बुक थी, वो रेफर की थी। और सर टेस्ट सीरीज तो मैंने तो पर्सनली नहीं की थी प्रीलिम्स के लिए कोई, मतलब एचपी स्पेसिफिक। तो हम्म। उसके आई थिंक अगर किसी को किसी ने पहले एग्जाम्स नहीं दिए हैं, किसी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में दिक्कत आती है तो उसको हम्म। डेफिनेटली प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज अटेंड मतलब हम्म। सॉल्व करनी करनी चाहिए। चाहिए। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो मैंने कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं किया है प्रीलिम्स के लिए। और हम्म। सर बाकी मेंस के लिए भी बोल रहे थे कि मेंस में सर वी आर कंटिन्यूसली फेलिंग इन मेंस। प्रीलिम्स हम्म। तो क्लियर हो जा रहा है लेकिन मेंस में दिक्कत आ रही है, हम्म। कहीं ना कहीं मार्क्स कम रह जा रहे हैं जीएस वगैरह में। हम्म। तो उसका सर जैसे मैंने अपना खुद बताऊंगा, मैंने खुद इम्प्रोवाइज किया कि जैसे मैं क्वेश्चंस सोच के गया था कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसमें ये डायग्राम बनाऊंगा, हम्म। मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये डायग्राम बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल सर टेम्पल आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आया था जीएस 1 में, तो मैं सोच के गया था सर क्योंकि लास्ट टाइम यही सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यही फायदा होता है क्वेश्चन पेपर्स का, क्योंकि लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पे। तो अच्छा। मुझे लगा कि कल पूरी पॉसिबिलिटी है कि टेम्पल आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आ सकता है 8 नंबर का। हम्म। हम्म। तो वो मैं पूरी पॉसिबिलिटी के साथ लेके गया था और पूरी उसकी डायग्राम्स प्रैक्टिस करके गया था कि पेंटरूफ कहाँ आएगा तो मैं ऐसी डायग्राम बनाऊंगा, हम्म। बाकी डोम का आएगा तो मैं ऐसी डायग्राम बनाऊंगा, हम्म। पिरामिडल स्ट्रक्चर का आएगा तो ऐसे बनाऊंगा। तो उन्होंने पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर का पूछा था, तो मैंने हर जितना भी आर्किटेक्चर होता है हर एक की डायग्राम बनाई थी स्पेसिफिकली छोटी छोटी साइड में। और हम्म। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कोई वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था तो मैं सोच के गया था वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो आई विल मेक अ वर्ल्ड मैप। तो मैंने हम्म। वर्ल्ड मैप बनाया था। और जैसे जीएस 2 में सर एक डायस्पोरा पे क्वेश्चन आया था, तो हम्म। उसमें भी मैंने वर्ल्ड मैप बनाया था और उसमें इंडिकेट कर दिया था कि इतने परसेंट यूएस में हमारी डायस्पोरा है, इतने परसेंट हम्म। मिडिल ईस्ट में है। हम्म। अपार्ट फ्रॉम दैट सर आपका हब एंड स्पोक जो मॉडल रहता है मेंस में, हम्म। वो यूज किया मैंने इस साल। हम्म। और सर
अगर कोई इंटरनेशनल रिलेशंस का भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो सर उसमें मैंने मैप इंडिया का मैप बना के, अगर कोई नेबरहुड कंट्री के कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इंडिया का मैप बना के उसमें दिखा दिया कि उसमें मतलब जो भी अगर कोई टसल है कुछ भी है तो वो मैंने मैप के थ्रू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा देने की कोशिश की है, जो मुझे लगता है सर लास्ट टाइम मेरे मेंस में मिसिंग था। तो आई थिंक सर वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अलोंग विद द कंटेंट अगर वो बिल्कुल एसिमुलेट करके अगर मेंस का दिया जाए तो वो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू रीप अच्छे बेनिफिट्स। तो ये मेरा मेंस का था सर। और बाकी सर लोग मोटिवेशन के लिए भी पूछ रहे थे कि सर मुझे बहुत डर लग रहा है अपीयर होने के लिए, सर इतने लोग होते हैं कैसे होगा। तो वो तो सर मैंने बताया जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद के अंदर से नहीं लेकर आओगे तो वो तो फिर चाहे तुम जितनी पढ़ाई कर लो, जितनी तैयारी कर लो, वो उसमें आपको नहीं मिलेगा बेनिफिट। अगर जिस दिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से आ गया, अंदर से इनर डेडिकेशन आ गई, इनर मोटिवेशन आ गया, तो डेफिनेटली सर फिर जितनी आप तैयारी करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये था सर। चलिए चलिए, थैंक्स अ लॉट अभिषेक कि आपने जो है इतने ऑनेस्टली और सिंसियरली अपने रिच एक्सपीरियंस और डाइवर्स एक्सपीरियंस को हमारे साथ, और जो विद्यार्थी इस माध्यम से यूट्यूब के थ्रू आप जिन तक पहुंच पाए तो उनको जो है ये गाइडेंस भी जो है आपने दी है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। चलो थैंक यू अभिषेक, और हम जो है शुभकामना देते हैं आपको, जो है आपके जो है आगे की जो अब लाइफ शुरू होगी तो वो भी बहुत ही प्लीजिंग हो जैसे कि अभी तक आपकी रही है, राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।